मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगाकर उस पर थोड़ा सा आटा छिड़क देता था और फिर तुरंत सोने का नाटक करता था। लेकिन वो हर रात ठीक 2 बजे उठती, मेरे सिर से एक बाल खींचती और चुपके से घर से बाहर निकल जाती। इसलिए एक रात मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा करने का फैसला किया। मगर जैसे ही मैं ये जानने वाला था कि वो आखिर जाती कहाँ है, तभी सड़क किनारे मुझे एक छोटी लड़की दिखाई दी जो एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने वाली थी। एक पल भी गवाए बिना मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लड़की तो बच गई, लेकिन मैं खुद ट्रक की टक्कर से लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा और मौत के कगार पर पहुंच गया। जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद होने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में एक हल्की यांत्रिक आवाज गूंज उठी। सुपर रिच सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। 1000 अरब की संपत्ति होस्ट ये छुआन के ब्लैक कार्ड में जमा कर दी गई है। गोल्डन आई कौशल प्राप्त हुआ, जो किसी भी वस्तु का मूल्य जान सकता है और लोगों के मन को पढ़ सकता है। ग्रैंड मास्टर कॉम्बैट स्किल प्राप्त हुई। अब आप अकेले 100 लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने अचानक आंखें खोल दी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में अजीब सी शक्ति दौड़ रही है। मैं 5 किलोमीटर दूर से आती एक लग्जरी कार की आवाज तक सुन सकता था। 2 मिनट से भी कम समय में एक काली कार मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से काले स्टॉकिंग्स पहने लंबी टांगों वाली एक खूबसूरत महिला घबराई हुई बाहर निकली और भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। अंशी, अंशी, तुम कहाँ हो? जिस छोटी लड़की को मैंने बचाया था, वो रोते हुए उसकी ओर भागी। महिला ने उसे कस कर गले लगा लिया। जब उसे यकीन हो गया कि लड़की को केवल हल्की चोट आई है, तो उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। सर, धन्यवाद, आपने अंशी की जान बचाई। मैं शेन ग्रुप की महाप्रबंधक शेन युनचू हूं। कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? हमारा शेन परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। मैंने सामने खड़ी महिला को देखा। मेरी गोल्डन आई सक्रिय हो गई और उसकी जानकारी सामने दिखाई देने लगी। आयु 25 वर्ष। पहचान शेन ग्रुप की जनरल मैनेजर। संपत्ति 8000 अरब से अधिक। अगर ये सब आज से पहले हुआ होता तो ये मेरे लिए अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका होता। लेकिन अब सिस्टम और अपार संपत्ति मिलने के बाद मैंने सिर्फ एक नजर डाली और शांत स्वर में कहा, जरूरत नहीं। इतना कहकर मैं बारिश भरी रात में गायब हो गया। शेन युनशू ने मेरी जाती हुई पीठ को देखा और अपने सहायक से कहा, मैं 3 मिनट के भीतर उसकी सारी जानकारी चाहती हूं। वो मेरा उपकार करता है, मैं उसे यूं ही गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटने के बाद मैंने दीवार पर लगी अपने माता पिता की तस्वीरों की ओर देखा। मैंने गोल्डन आई का मेमोरी रिकॉल पावर सक्रिय किया। बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि मेरे माता पिता की मौत के पीछे असली साजिश मेरी सौतेली मां मारिया थी। साथ ही मुझे यह भी मालूम हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड अनीशा हर रात चुपके से एक अमीर युवक से मिलने जाती थी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। बहुत अच्छा, पहले मारिया से हिसाब चुकता करूंगा, फिर अनीशा की बारी आएगी। मैं उसे और उसके उस अमीर प्रेमी को ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि वे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं। अगली सुबह मैंने सीधे अपने परिवार की हवेली पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे हॉल से चीजें टूटने की आवाज और मारिया की तीखी चीखें सुनाई देने लगी। मत मारो, मैं जल्दी ही सब संभाल लूंगी। बस उस लड़के उत्तराधिकारी हस्तांतरण के कागजों पर हस्ताक्षर करवा दो, तब ये विला मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। एक जोरदार थप्पड़ ने उसकी चीख को बीच में ही रोक दिया। उसी समय मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। ड्राइंग रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। हमेशा घमंड से भरी रहने वाली मारिया बिखरे बालों के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके चेहरे पर लाल थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के बीचों बीच शहर के अंडरवर्ल्ड के बदनाम साहूकारों का सरगना मार्गो बैठा था। उसके पीछे 4 गुंडे लोहे की रॉड लिए खड़े थे। मैं शांत भाव से अंदर आया और सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे कमरे के बीच की ओर बढ़ने लगा। जब मार्गो ने देखा कि मैं उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहा हूं, तो वो तुरंत गरजा और हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। ओह, तो यही है वो निकम्मा बड़ा मालिक। मैंने अचानक मुड़कर उसकी ओर देखा। उसी क्षण मार्गो की जानकारी उसके दिमाग में उभर आई। लक्ष्य मार्गो। युद्ध शक्ति 65। स्थिति सामान्य इंसानों में शीर्ष स्तर। कमजोरी अत्यधिक अंधविश्वासी। बीमारी
हर रात ठीक 12 बजे दिल में असहनीय दर्द। मैंने कोई हरकत नहीं की, केवल शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो जिंदगी भर चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पाओगे। और तुम्हारे दिल का दर्द, क्या वो हर रात ठीक 12 बजे शुरू नहीं होता? मार्गो का हाथ तुरंत हवा में ही रुक गया। ये राज उसके किसी भी आदमी को नहीं पता था। ये लड़का आखिर कैसे जानता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधे उस प्राचीन अलमारी की ओर बढ़ गया जिसे बुरी तरह उलट पुलट दिया गया था। मैं अपनी मां द्वारा छोड़ा गया एक बैंगनी रंग का रहस्यमयी डिब्बा ढूंढ रहा था। जब मारिया ने देखा कि मार्गो ने हमला नहीं किया तो वो तुरंत उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, मार्गो, ये पहला उत्तराधिकारी है, इसे मजबूर करके हस्ताक्षर करवा लो, ये मकान तुम्हारा हो जाएगा। कुछ करोड़ के कर्ज के सामने मार्गो का डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। भाइयों, इस लड़के को पकड़ लो। आज अगर इसने दस्तखत नहीं किए तो इसकी एक उंगली काट देंगे। अगले ही पल चारों गुंडे लोहे की रॉड लहराते हुए मेरी ओर दौड़े। मैंने उनकी तरफ पीठ किए हुए ही एक लंबी सांस ली। आखिर तुम लोगों को मुझे जबरदस्ती हाथ उठाने पर मजबूर कर ही दिया। बात पूरी होते ही वो बिजली की तरह घूम गया। धड़ाम, एक साधारण सी साइड किक। सबसे आगे दौड़ रहा गुंडा ऐसे उड़ा जैसे किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। वो 5 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया और तुरंत बेहोश हो गया। पूरा कमरा सन्न रह गया। बाकी तीनों गुंडे वही जम गए और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मैंने पैर वापस खींचा, मेज के पास पड़ा अपनी मां का छोड़ा हुआ बैंगनी डिब्बा उठा लिया और उस पर जमी धूल साफ की। फिर उसने मुड़कर पूरी तरह स्तब्ध खड़ी मारिया की ओर देखा। मारिया, तुम हमेशा से इस मकान और ये परिवार की संपत्ति चाहती थी, है ना? तो ठीक है, मैं अब तुम्हें देता हूं। मारिया हैरानी से स्तब्ध हो गई। मैंने मार्गो की ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने जेब से कुछ निकाला। मेरे सामने काला बैंक कार्ड और स्वाइप मशीन लाई गई। कुल 5 करोड़ 80 लाख युआन, किसी ने कहा। मैंने बिना झिझक अपना कार्ड उनकी ओर फेंक दिया। पूरा पैसा काट लो। जैसे ही भुगतान पूरा हुआ, छियान युलान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे लगा कि मैंने उसका कर्ज चुका दिया है। वो घमंड से मुस्कुराई और बोली, ये छुआन, अब समझदार बन गए हो। तुमने मेरा कर्ज चुका दिया, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब यहां से निकल जाओ। ये विला अब पूरी तरह मेरा है। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। किसने कहा कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूं? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह पैसा तुम्हारा कर्ज खरीदने के लिए दिया गया है। अब से तुम्हें यह रकम मुझे लौटानी होगी। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। दाओगे ने भी तुरंत हवा का रुख समझ लिया। वो मेरी तरफ सम्मान से झुक गया और छियान युलान को घूरते हुए बोला, अब आपके नए लेनदार यंग मास्टर ये हैं। फिर उसने मेरी ओर देखकर पूछा, यंग मास्टर ये, क्या मैं आपके लिए ब्याज भी वसूल करूं? मैं दरवाजे तक गया और रुककर पीछे मुड़ा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प देता हूं। पहला, अभी इसी समय यह विला छोड़ दो और खाली हाथ निकल जाओ। दूसरा, 3 दिनों के भीतर मेरा पूरा पैसा लौटा दो। 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। मैंने दाओगे की तरफ देखा, और अगर तुमने इसकी निगरानी नहीं की तो तुम्हारे खिलाफ भी मामला दर्ज कराऊंगा। बाहर लगे कैमरे सबूत हैं। तुम सबकी बाकी जिंदगी जेल में बीत सकती है। इतना कहकर मैं विला से बाहर निकल आया। पीछे से छियान युलान की चीखें और दाओगे के लोगों के घर खाली करवाने का शोर लगातार सुनाई दे रहा था। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया है। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, नया मिशन जारी किया गया है। 2 घंटे के भीतर 10 करोड़ युआन खर्च करें। असफल होने पर आपकी किसी एक शारीरिक क्षमता को यादृच्छिक रूप से हटा दिया जाएगा। उदाहरण, हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड तक टिक पाना। यह सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान जम गई। सिस्टम, तुम वाकई बहुत बेरहम हो। लेकिन अगले ही पल मैं हंस पड़ा। आखिर पैसा खर्च करना दुनिया का सबसे आसान काम था। मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे जियांगचेंग के सबसे शानदार शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एक लाल फरारी गरजते हुए मेरे सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई
और अंदर मेरी पूर्व प्रेमिका अनीशा यानी झाओ मैंग्याओ बैठी दिखाई दी। उसने अपना चश्मा उतारा और मुझे तिरस्कार से देखते हुए कहा, अरे ये छुआन है। सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब तुम खाना डिलीवर करते हो, लेकिन आज इस आलीशान जगह पर कैसे आ गए? यहाँ के सुरक्षा गार्ड भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। जैसे ही मुसीबत आई, झाओ मुयाओ ने बिजली की तेजी से मुझे छोड़ दिया और एक अमीर घराने के लड़के का दामन थाम लिया। मैंने उसे देखा, लेकिन गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ, पैसे खर्च करने वाले मिशन के लिए मुझे अभी एक दर्शक की कमी थी। क्या हुआ, फिर से भीख मांगने आए हो? झाओ मुयाओ ने ताना मारा। मैंने अपनी कपड़े ठीक की और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन आज मैं खाना नहीं, पूरा मॉल खरीदने आया हूं। उसी समय कार का दरवाजा खुला। झाओ मुयाओ एक आदमी का हाथ थामे उतरी, जिसने महंगी फूलदार शर्ट पहन रखी थी। उस आदमी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, मुयाओ, यही तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड है? चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन अफसोस कि गरीब है। यहां की एसी की हवा भी मिनटों के हिसाब से महंगी पड़ती है। एक डिलीवरी की कमाई से शायद 10 मिनट ही हवा खा पाएगा। झाओ मुयाओ हंसते हुए बोली, ये छुआन, मैं तुम्हें मिलवाती हूं। ये मेरे वर्तमान पति सुन हाओयू हैं। इनके परिवार का बिल्डिंग मटेरियल का बड़ा कारोबार है। इनकी संपत्ति कई अरब युआन की है। उसने खास तौर पर कई अरब शब्दों पर जोर दिया और चुनौती भरी नजरों से मुझको देखने लगी, मानो उसके चेहरे पर हीनता, गुस्सा या शर्मिंदगी देखना चाहती हो। लेकिन उसे निराशा हुई। मैं बस शांत खड़ा रहा। मेरे नजरें इतनी उदासीन थीं, मानो सामने खड़े दोनों लोग हवा हों। आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, रास्ता छोड़ो। सुन हाओयू भड़क गया, तुझे इज्जत से बात करना नहीं आता क्या? वो आगे बढ़ा और मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ छूने वाला था, मेरी आंखों में सुनहरी चमक आ गया। तुरंत सुन हाओयू की जानकारी मेरे सामने प्रकट हो गया। लक्ष्य सुन हाओयू, पहचान नए पैसे वाला अमीर लड़का, बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से खोखला। मौजूदा सामान, वर्साचे शर्ट, रिचर्ड मिल RM01 घड़ी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मैंने कहा, अफसोस, रिचर्ड मिल की असली कार्बन फाइबर केसिंग का पैटर्न अनियमित होता है, लेकिन तुम्हारी घड़ी का पैटर्न कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित है। और असली घड़ी में डेट विंडो भी अलग होती है। अभी 1:59 हुए हैं। क्यों ना हम 2 बजने तक इंतजार करें और देखें कि तुम्हारी घड़ी सही तरीके से तारीख बदलती भी है या नहीं। सुन हाओयू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। असल में यह घड़ी उसने केवल 3000 युआन में खरीदा था। वो इसे झाओ मुयाओ जैसी लालची लड़कियों को प्रभावित करने के लिए पहनता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक डिलीवरी बॉय उसकी नकली घड़ी को एक नजर में पहचान लेगा। फिर उसने कहा, बकवास बंद करो, ये असली घड़ी है, तुम्हें क्या पता? वो घबराकर अपनी कलाई ढकने लगा, फिर जल्दी से बोला, मुयाओ, इस पागल की बात मत सुनो, चलो तुम्हारे लिए हर्मेस का बैग खरीदते हैं। वो झाओ मुयाओ को खींचकर मॉल के अंदर ले जाने लगा। साफ था कि वो वहां से निकलना चाहता था। मैं आराम से उनके पीछे चल पड़ा। अच्छा संयोग है, मुझे भी अंदर कुछ खरीदना है। सुन हाओयू हंसा और कहा, ये एसकेपी है। अगर तुम यहां से एक जोड़ी मोजे भी खरीद लो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अपनी बात याद रखना। मैं घूमते हुए कांच के दरवाजे से अंदर चला गया। एसकेपी की पहली मंजिल दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांडों से भरी हुई थी। हवा में महंगे इत्र की खुशबू फैली हुई थी। एक स्वागत कर्मचारी झुककर बोली, स्वागत है। लेकिन जब मैंने सुन हाओयू और झाओ मियाओ को देखा तो उसकी मुस्कान और भी चमक उठी। सुन हाओयू ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी घड़ी दिखाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदना चाहता हूं। फिर उसने मुझ पर और भी तिरस्कार भरी नजर डाली और कहा, और ये डिलीवरी बॉय भी अंदर आ गया, एसी की हवा खाने आया है क्या? कहीं शीशे का काउंटर तोड़ दिया तो खुद को बेचकर भी नुकसान नहीं भर पाएगा। तुरंत कई सेल्स कंसल्टेंट उसके आसपास इकट्ठा हो गए। दूसरी तरफ मैंने उसको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ एक नई इंटर्न लड़की जिसके सीने पर प्रशिक्षण बैज लगा था, झिझकते हुए मेरे पास आई और पानी का गिलास देते हुए बोली, सर नमस्ते, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूं?
अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं। उसकी आंखें साफ और ईमानदार थीं। उसने मेरे कपड़ों के आधार पर मुझे नीचा नहीं समझा। मैंने पानी का एक घूंट लिया और कहा, मैं देखने नहीं आया। झाओ मुयाओ तुरंत हंस पड़ी। सुना, ये तो देखने भी नहीं आया। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ एसी की हवा खाने आया है। एक वरिष्ठ सेल्सवुमैन भी आगे आई। सर, अगर आप कुछ खरीदने नहीं वाले हैं तो कृपया हमारे रिसेप्शन संसाधनों का उपयोग ना करें, उधर विश्राम क्षेत्र है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं इंटर्न लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर के बीच रखी स्टारी स्काई घड़ी और पास में रखी पूरी घड़ियों की श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए बोला, ये स्टारी स्काई मॉडल और उसके बगल वाली पूरी लाइन। मैं रुका और शांत स्वर में कहा, मैं सब खरीदता हूं। पूरा शोरूम एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। सुन हाउ यू जोर से हंस पड़ा और कहा, मुयाओ, तुमने सुना? ये कह रहा है कि ये सब खरीद लेगा। इन सब की कीमत मिलाकर 2 करोड़ युआन से भी ज्यादा होगी। क्या ये डिलीवरी करते करते पागल हो गया है?